अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला जो है वो एक दफ़ा फिर जारी हो गया है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो जूं ही पहुंचे वो फौरन पहुंचानी ज़रूरी होती हैं, और ये भी इस तरह की एक खबर है जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी आज। और मैं इस वक्त बरतानिया में हूँ, और बरतानिया में इस वक्त 16 अक्टूबर 2025 है, तो मैं आज ही का सीगा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में जो है इस वक्त 17 तारीख होगी। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई अपनी फैमिली से भी, और अपने जिन लोगों को मिलना चाहते थे उनकी मर्जी के मुताबिक। और कुछ लोग जो है वो जाहिर बात है कि हमेशा से भिजवाए जाते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। इमरान खान साहब का एक पैगाम जो है वो पहुंचा है, एक खसूसी पैगाम इमरान खान का पहुंचा है। सबसे पहले मैं एक अच्छी खबर आपको दे दूं, खुशखबरी दे दूं। मैं आपसे कभी भी कोई भी मैं इसके अंदर डालडा नहीं मिलाता, कोई भी सनसनीखेज खबर नहीं पहुंचाता। जो मुझ तक बात पहुंचती है बिल्कुल मैं उसी तरह हूँ बहू आप तक पहुंचाता हूँ, और ये बात मुझ तक पहुंचाई गई है और मैंने इसको वेरीफाई करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमरान खान साहब माशाल्लाह सेहतमंद बिल्कुल थे, दिखाई दे रहे थे, और तंदुरुस्त और तवाना दिखाई दे रहे थे। और बिल्कुल जो है वो उनकी जहनी पुख्तगी और जिस्मानी सेहत किसी किस्म की भी उसमें कमी नहीं आई, और बहुत बहुत तगड़े खान साहब तगड़े नजर आ रहे थे। ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। इमरान खान साहब के बारे में जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको देना चाहता हूं, इमरान खान साहब ने जो एनी शाहिदीन के मुताबिक गौहर खान और सलमान अकरम राजा साहब से जो मुलाकात की, और उनको बार बार एक चीज की बिलखसूस ताकीद की कि वो जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के ऊपर, और 8 फरवरी के ऊपर, और 26 नवंबर के ऊपर जो ये मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कत्लेआम किए गए हैं, इनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए जाएं। और अब इस वक्त जो ये कत्लेआम हुआ है मुरीद के अंदर टीएलपी से, तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी कमीशन बनवाया जाए, इसकी भी तहकीकात की जाए। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो बार बार ये ताकीद की। अली अमीन गंडापुर को भी वो ये ताकीद करते रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर को मुख्तलिफ हिलो बहानों से या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको काम नहीं करने दिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों की वो बात सुनते थे, इसीलिए उन्होंने नाम दिया था, मैंने नहीं दिया था। वो उनको कहते थे कि ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, है ना, स्वीट बॉय, इसलिए उनका नाम जो है वो मशहूर हो गया था। मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं किया था, मैंने बिल्कुल हक सच बात आप तक पहुंचाई थी, और इमरान खान साहब ने उस बात की ऊपर मोहर सदाकत जो है वो सब्त कर दी उनको हटा के। लेकिन अब इमरान खान साहब का कहना है कि अगर आपने 9 मई का, और अगर अपने 8 फरवरी का और 26 नवंबर का जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनाया, और अब जो मुरीद के अंदर हुआ है इसके ऊपर अगर नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब ने वार्निंग दी है कि बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा कत्लेआम ये लोग करेंगे। ये जाहिर बात है, जब वो ये लोग कहते हैं तो उनका बराह रास्त इशारा जो है वो पाकिस्तान की फौज की तरफ होता है, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ होता है। और इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर जो पैगाम भेजा है इस सिलसिले के अंदर, इमरान खान ने अपनी जो ट्वीट की है इस सिलसिले के अंदर, उसमें भी जो आज की भी जो उनकी गुज़िश्ता रोज की जो ट्वीट है उसके अंदर भी आसिम मुनीर का उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर नाम लिया। और आसिम मुनीर का नाम लेके इमरान खान साहब ने बताया कि बड़े बड़े जालिम लोग गुजरे हैं, लेकिन आसिम मुनीर जैसा जालिम कोई भी नहीं गुजरा। ये खान साहब ने बात की, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी शक नहीं है कि खान साहब जो भी बात करते हैं वो निशाना सीधा रख के बात करते हैं। और बेहतर तो यही होगा कि मुझे पता है गुज़िश्ता रोज 15 तारीख को जो खान साहब की तरफ से ट्वीट आई है वो आपने देख तो ली होगी। ये देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म सितम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद अबूर कर दी है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आजाद कश्मीर, और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही आवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में नहीं होता। ये सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया है, जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। मुझे इस बात की भी तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए, ना ही उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, और ना ही इंक्वायरी हुई, और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशल
कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात कराई जाएं और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में तादाद के हवाले से शदीद उबहाम पाया जाता है। जैसा कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिदीन जान भाग किए गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी में जिल्द शाह के कत्ल में मुलव्वस आईजी पंजाब उस्मान अनवर समेत आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को जरूर शामिल तहकीकात किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में ये भी हिस्सेदार हैं। मैं ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बाद नमाज जुम्मा मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकलें। ये किसी भी एक सियासी जमात नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा करें। इस जुल्म बर्बरियत का रास्ता न रोका गया तो बारी बारी सब इनकी जद में आएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बायस तशवीश है। दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनागज़ीनों को दिहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क से बदर किया गया, वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामलात बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामलात सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रहा किया जाए, ताकि मैं देरपा अमन के कयाम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए मैं अपना किरदार अदा करूं। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुल्क में लाकानूनियत का ये आलम है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज हैं। किसी को ये नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आजादी इजहार पर शदीद कदगन है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के भी साथ नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब का जो अडयाला से पैगाम था, ये कल आया था, और आज जो मुझे पैगाम पहुंचाया गया है, अमानत थी मेरे पास, वो मैं ब्रेकिंग न्यूज में इसी वक्त आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन खान साहब जो बात कर रहे हैं, ये आपको बात समझना होगा, ये कोई आज का वाकया नहीं है। ये वाकयात बड़े अरसे से होते चले आ रहे हैं, और इन वाकयात की मेरे पास इस किस्म की जो मुरीद के वाकये की वीडियो एविडेंस पहुंची है, वो तकरीबन आधे घंटे की वीडियो एविडेंस है, जो कि मैं यूट्यूब के कवानीन की वजह से, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पे दिखा नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर बहुत जल्द एक स्टोरी आने वाली है। ड्रॉप साइड न्यूज उसके ऊपर स्टोरी करेगा। बहुत से लोगों को वो शेयर करना जरूरी थी। वो सबूत है, एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस इतना ज्यादा खतरनाक या ग्राफिक है कि उसको दिखाया नहीं जा सकता यहाँ पे। लेकिन उसके ऊपर कहानी जरूर की जा सकती है, और वो कहानी हम जो है वो जरूर करेंगे। और इस सिलसिले के अंदर हम लोग जो है वो मिल के काम कर रहे हैं सहाफियों के साथ। लेकिन अजीज़ान मन, मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि ये कोई आज का वाकया नहीं है। एक तहरीर इस वक्त गर्दिश कर रही है। आज से 35 साल पहले भी एक वाकया हुआ था, और अगर उस जुल्म के ऊपर जो 35 साल पहले हुआ था, मुल्क हम आवाज होता, तो ना 26 नवंबर होता, ना 12 अक्टूबर होता, ना 8 फरवरी, और ना ही 9 मई जैसे वाकयात, और ना ही जो है वो मुरीद के वाकया होता। आपको ये वाकया जो है, ये ईगल और ये रैपिड फोर्स, जिस तरह रेंजर मेंजर है, ये भी फौज की बिना के ऊपर बनाई गई। एहसन वारसी साहब ने इसके ऊपर जो है काफी तफसील के अंदर बातचीत लिखी है। एक सानेहा पक्का किला, अगर आपको याद हो, हैदराबाद की तारीख का बदतरीन और भयानक वाकया था। और यहां से ये मामला इससे पहले भी चल रहा था। अयूब खान के दौर में भी इसी तरह की फस्तायत का दौर था, लेकिन मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया कंट्रोल ये लोग कर लेते थे। ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर भी बहुत से किस्से हुए जुल्म सितम के। पॉलिटेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी से पूछें, जहां पे इस वक्त ईएमई कॉलेज बना हुआ है, लेकिन मीडिया कंट्रोल हो जाता था और सोशल मीडिया सिरे से था ही नहीं। जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर भी बेतहाशा किस्से हुए। हमारी अपनी माएं, बहनें, बेटियां, बेटे और मेहमान डॉलरों के अवज बेचे गए, लेकिन सोशल मीडिया उस वक्त भी नहीं था। अब भी वही कुछ हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से
چھپایا نہیں جا رہا۔ احسن وارثی صاحب نے سانحہ پکا قلعہ کے اوپر جو واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ہے، جو کہ ایک تاریخی شہر ہے۔ اسے شاید آپ اس کے تجارتی مراکز، کھانے پینے کی اشیاء، یا باغوں کا شہر، یا ہواؤں کا شہر جیسے ناموں اور خصوصیات سے جانتے ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن آپ کے لیے عرض ہے کہ اس تاریخی شہر میں ملکی تاریخ کے بدترین سانحات کو بھی برداشت کیا، جس میں ایک سانحہ پکا قلعہ بھی ہے۔ اور گزشتہ دنوں سانحہ پکا قلعہ 26-27 مئی 1990 کے شہداء کی 31ویں برسی گزری ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار تھا اور بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی۔ سانحہ پکا قلعہ ملکی تاریخ کی بدترین سانحات میں سے ایک ہے، جس میں حیدرآباد کے پکا قلعہ میں آپریشن کے غرض سے ایگل اسکواڈ اور ریپڈ اسکواڈ سمیت سندھ بھر سے پولیس کے خصوصی دستے بلوائے گئے۔ پھر 26 اور 27 مئی کی درمیانی شب اسلحے سے لیس کئی گاڑیاں قلعے کے اطراف جمع کر کے قلعے کو گھیرے میں لیا گیا۔ اسی دوران پورے شہر کی بجلی، ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئیں اور قلعے کا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مسلح اہلکار قلعے میں داخل ہوتے ہوئے نہتے اور معصوم نوجوانوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلح اہلکاروں کی جانب سے مشین گنز، کلاشنکوف اور دیگر جدید ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ جنرل ڈائر نے جو کچھ جلیانوالہ باغ میں کیا تھا، بالکل ہو بہو وہی نمونہ جو ہے وہ یہاں پہ پکا قلعہ کے اندر ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ظاہری بات ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا رجحان ہے ہی نہیں کہ ایک انسان کے قتل کو انسانیت کے قتل کے طور کے اوپر دیکھا جائے۔ احسن وارثی صاحب ایسا لکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ میں آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہوں۔ لال مسجد کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، لیکن اس کے اوپر بھی کبھی مانا نہیں گیا کہ یہ ہم نے کیا۔ حالانکہ میں عینی شاہدین سے، جنہوں نے مجھے بتایا سگنل ریجیمنٹ کی جو گاڑیاں استعمال ہوئی تھی، جس کے اندر بچیوں کی نعشوں کو منتقل کیا گیا، اور مبینہ طور کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ موجودہ راولپنڈی کے اندر، اس کو اسلام آباد پولیس ٹریننگ اکیڈمی سہالہ کہتے ہیں، اس سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ بے نامی قبریں کھود کے وہاں پہ بچیوں کو دفنایا گیا اور اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ وہاں پہ چونا ڈالا گیا، کیمیکل ڈالا گیا تاکہ سب کچھ دب جائے۔ اب وہاں پہ گھر کھڑے ہوئے ہیں، اور جس افسر نے یہ واقعہ مجھے بتایا، وہ افسر اس وقت اغوا ہو چکا ہے اپنی ہی فوج کے ہاتھوں، ایک سینئر رینک کے اوپر پہنچنے کے بعد، اور اس وقت اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے سچ بولا۔ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس پوری فوج کے اندر کیا کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سچ نہیں، جو کہ کھڑا نہیں ہوتا، حق اور سچ نہیں بولتا۔ خدا گواہ کہ لوگ بولتے ہیں، لیکن ان کو ذہنی مریض بنا دیا جاتا ہے تشدد کر کر کے۔ یہ حالات ہو رہے ہیں، اور جو افسر عینی شاہد ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، مزید مشکل کے اندر وہ پڑ جائے گا۔ اس وقت وہ باقاعدہ طور کے اوپر سینئر افسر ہے اس فوج کا، اس کو اپنی ہی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس کی وہ قید میں ہے، اور اس سے پہلے کچھ افسر بھی تھے قید کے اندر، جو 9 مہینے 10 مہینے بعد آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے ملے ہیں۔ اور اسی طرح 26 نومبر کا جو قتل عام تھا، اس کے اوپر ہمارے ذرائع یہ الزام لگاتے ہیں کہ 105 جو ہے نعشیں اسی طرح غائب کر دی گئی تھی لال مسجد کی بنا کے اوپر۔ اور اب مرید کے جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے باجوڑ میں جو کچھ ہوا ہے، مختلف واقعات، تاریخ ہماری بھری پڑی ہے، اور عمران خان صاحب اس تاریخ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ مکمل تحقیقات کرے۔ 9 مئی کی، 8 فروری کی، جناب 26 نومبر کی، مرید کے واقعے کی، اور اگر یہ تحقیقات نہیں ہوئی اور یہ حقیقت سامنے نہیں آئی، تو عمران خان صاحب کی یہ وارننگ ہے جو مجھے کہا گیا ہے کہ پہنچا دی جائے۔ امانت میرا حق تھا اس کو آپ تک پہنچانا، میں نے پہنچا دی، کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ اس سب سے ایک بہت بڑے واقعے کے لیے تیار رہیں۔ اور خدا گواہ ہے کہ میرے پاس جو ثبوت موجود ہیں، ان کی اتنی شدید، اس کی نوعیت اس قسم کی ہے، ویڈیو ایویڈنس میں نے شیئر کر دیا ہے بین الاقوامی صحافیوں کے ساتھ، اس کے اوپر لکھا بھی جائے گا۔ تمام تر بین الاقوامی صحافیوں کے ساتھ لندن، نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی میں نے یہ تمام ایویڈنس شیئر کیا ہے جو کہ مجھ تک پہنچا ہے، اور وہ پکٹوریل ایویڈنس ہے، ویژولز ہیں باقاعدہ طور کے اوپر مرید کے جو قتل عام ہے اس کے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم عوام تک وہ باتیں جرنلسٹک پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے پہنچائیں گے۔ لیکن عمران خان کی وارننگ
मेरा काम था आप तक पहुंचाना, और इमरान खान ने गौहर खान और सलमान अकरम राजा को जोर दे के बार बार क्या बात बताई है, कायम मुकाम चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को बार बार 4 से 5 घंटे मुलाकात में एक ही बात उन्होंने बार बार रिपीट की है कि ये जुडिशल कमीशन बनाओ और इसके ऊपर बातचीत करो, नहीं तो इससे बड़ा वाकया होगा। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। आगे जो जिन लोगों को खान साहब ने पैगाम पहुंचाना है वो जाने, और आपको ये पता होना चाहिए था, ये आपका हक है कि आप जाने कि आप जिस लीडर के ऊपर जो है वो आपने एतबार किया है, जिसके वो आपने वोट दिया है, उसका क्या पैगाम है वो आप तक पहुंचे। सबूत मेरे पास है, मैंने आपको पहुंचा दिया। और आगे अब जो है वो देखते हैं कि पीटीआई इस सिलसिले के अंदर क्या करती है। नहीं तो कुर्सियां ही है ना जी, जनाजा थोड़ी है। अपना ख्याल रखिए जी, फी अमान अल्लाह।